नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंधेर नगरी नाटक के बारे में। अंधेर नगरी नाटक यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों के ही सिलेबस में है, यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। तो जो लोग भी बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस को फोकस कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले अगर आप 67th बीपीएससी के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 9169041691 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ, पहली बार मैंने बनाया था, लगभग 15 मिनट का वीडियो था और उसमें आवाज़ नहीं ठीक से आ पाई थी, इसलिए दोबारा से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये अंधेर नगरी जो नाटक है ये भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है और इस नाटक को उन्होंने स्वयं कहा था कि ये एक प्रहसन है। प्रहसन का मतलब हंसी मजाक, हल्की फुल्की बातें। लेकिन इस नाटक की खासियत यह है कि इस नाटक में हल्के फुल्के अंदाज में व्यंग के माध्यम से बड़े तीखे प्रहार किए गए हैं और समाज में व्याप्त राजनीति, समाज, न्याय, प्रशासन सबकी कमियों को हल्के फुल्के अंदाज में बड़े हास्य व्यंग के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। और खासियत यह है इसकी कि ये वर्तमान समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में था जबकि इस नाटक को भारतेंदु ने लिखा था। वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता ये बताती है कि इस नाटक का महत्व कितना है। इस नाटक का जो कथा सार है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस नाटक पर लगभग 2 या 3 वीडियोज आएंगे जिसमें कि पूरी बात क्लियर होगी। कथा अगर आपको समझना है कि ये नाटक क्या है तो उसके लिए यह वीडियो पर्याप्त है। 15 मिनट से कम का वीडियो होगा और उसमें हम ये पूरी बात समझ लेंगे। कथानक गंभीरता नहीं है। कथानक में एक अंध व्यवस्था, समाज में फैली हुई कुरीतियां, न्यायिक व्यवस्था में खामियां, इनको उजागर किया है व्यंग के माध्यम से और जन चेतना को जगाने का प्रयास भारतेंदु ने इस नाटक में किया है। इस नाटक का आधार बिहार का ही एक किसी रजवाड़े को आधार मानकर भारतेंदु ने लिखा है और ये बताया है कि एक निकम्मा, एक विवेकहीन, एक मूर्ख और नशेबाज राजा क्या कर सकता है उस अपनी प्रजा के साथ और अपनी न्याय व्यवस्था के साथ। नाटक में कुल 6 अंक हैं। ये आप समझिएगा एक छोटा सा नाटक है, 6 अंक हैं और ऐसा कहा जाता है कि भारतेंदु ने एक रात में ही इस पूरे नाटक को लिख दिया था। छोटा सा नाटक है, जरूर पढ़िएगा आप इसको। इसमें गद्य भी है और पद्य भी है, गीतों का प्रयोग भी किया गया है। व्यंग्य करने के लिए गीतों का प्रयोग भारतेंदु ने किया है। एक खास पात्र है इसमें चूरन वाला, पाचक वाला, जिसके माध्यम से व्यंग्य किया गया है समाज पर और वो गीतों के माध्यम से अपनी बात कहता है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बात करें पहले अंक की तो पहले अंक में क्या होता है, एक महंत जी हैं जो अपने 2 चेलों के साथ एक नगर में प्रवेश करते हैं। नगर काफ़ी सुंदर है, नगर देखने में अच्छा लग रहा है, सजा हुआ है और जो इनके 2 चेले हैं, एक है नारायण दास और एक है गोवर्धन दास। दोनों के साथ जब पहुंचते हैं तो इनको भूख लगती है, फिर ये अपने दोनों चेलों को भीख मांगने के लिए भेजते हैं। गोवर्धन दास पश्चिम में जाता है और नारायण दास पूरब में जाता है। पश्चिम और पूरब का खेल समझना पड़ेगा। गोवर्धन दास को पश्चिम में भेजने का कारण यह है कि पश्चिमी सभ्यता की तरफ भेजा जा रहा है। एक आशय यह भी है, जब भी आप उत्तर लेखन करते हैं तो उसमें बहुत सारे आयाम आपको कवर करने होते हैं। तो यदि आप इस सारी बातों को याद रखिएगा और नाटक को आप पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से इस उत्तर को लिख पाएंगे जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो गोवर्धन दास जाता है और वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा भीख मांग कर लाऊंगा। गुरु उसको समझाते हैं, महंत जी समझाते हैं कि बेटा ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, लालच बड़ी बुरी बला है और लालच सभी पापों का मूल है। ये कविता के माध्यम से भी उसमें नाटक में बताया गया है। लालच, लोभ पाप को मूल, ऐसा वो बताते हैं। फिर वो चले जाते हैं। दूसरा अंक शुरू होता है। बाजार सजा हुआ है। लेखक ने बाजार का वर्णन किया है। दूसरे अंक में अलग अलग लोग अपना माल बेचने के लिए बाजार में हैं। कबाब वाला अपने कबाबों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रसंग वो बताता है, प्रशंसा करता है। मसालेदार चना बेचने वाला है, भूजा बेचने वाला है, कोई मछली बेचने वाली है ना। इस तरह से चूरन बेचने वाला है। सब लोग गा गा कर अपना माल बेचते हैं। इस तरह से माल खरीदने वाले सभी वर्ग के लोग वहाँ पे हैं। नारंगी बेचने वाली अपने लोगों को अपना फुसला रही है, वो बता रही है कि कैसे क्या खासियत है। एक खास बात दिखता है वहाँ पे कि सारे वस्तुओं का मूल्य टके सेर है। मिठाई लीजिए आप, चाहे पेड़ा लीजिए, चाहे बर्फी लीजिए, चाहे आप समोसा लीजिए, लड्डू लीजिए, सब टके सेर मिल रहा है। आप अखरोट, पिस्ता, मुनक्का, सब्जी, बैंगन, भाजी कुछ भी लीजिए, सब टके सेर मिल रहा है। चूरन बेचने वाला जो पात्र है वो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। वो विशेष लहजे में बोलता है और अपने चूरन पर क्या, उसके चूरन का प्रभाव विभिन्न वर्गों पर क्या पड़ता है ये बताता है। जैसे कि वो कहता है, चूरन साहब लोग जो खाते सब कानून हजम कर जाते। चूरन खाए एडिटर जात, जाके पेट पचे नहीं बात। इस तरह से वो बताता है। एडिटर जात वाले पे वो मीडिया पर व्यंग कर रहा है।
तत्कालीन समाज में जो समाचार पत्र के जो पत्रकार हुआ करते थे उन पर व्यंग कर रहा है। वर्तमान में भी उतनी ही प्रासंगिक बात है ये। तो इस तरह से इस नाटक की प्रासंगिकता पूरी तरह से बनी हुई है। व्यंग का सहारा लेकर चूरन बेचता है, पुलिसकर्मियों को कहता है कि कानून हजम कर जाते हैं, अंग्रेज जो है वो देश हजम कर जा रहे हैं, मछली बेचने वाली टकेसेर मछली बेच रही है, ब्राह्मण जो है वो धर्म का ठेकेदार बन के अपने धर्म को बेच रहा है, अपनी जात को बेच रहा है, वो भी टकेसेर बेच रहा है, बनिया आटा नमक दाल घी मसाला चावल सब टकेसेर बेच रहा है। गोवर्धन दास बार बार पूछता है कि क्या प्राइस है, क्या किस दाम में बेच रहे हो। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि हर एक वस्तु का दाम टकेसेर क्यों है। तब उसे मालूम होता है कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है और यहाँ के राजा का नाम है चौपट राजा। गोवर्धन दास को भीख में 7 पैसे मिलते हैं और वो हलवाई से 3.5 सेर मिठाई खरीद कर अपने गुरु के पास पहुंचता है। तीसरे अंक में भिक्षा प्राप्ति के बाद दोनों चेले और गुरु पहुंचते हैं एक जगह, वहां पर मिलते हैं जंगल में और महंत जी और नारायण दास मिलकर भजन कर रहे हैं। वहीं पर ये अंधेर नगरी का बखान कर रहा है गोवर्धन दास। गोवर्धन दास कहता है कि 7 पैसे मिले हैं, 3.5 सेर मिठाई लेकर मैं आया हूँ। और फिर वो बोलता है कि इतने सस्ते दाम में यहाँ मिल रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। चेले की बात सुनते हैं गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि ये जगह हमारे रहने के लिए उचित नहीं है। वो कहता है भाई उचित क्यों नहीं है, इतना सस्ता सामान मिल रहा है, भीख मांगने में मेहनत करनी नहीं है, 2 पैसा आएगा तब भी 1.5 सेर खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है यहाँ रहने में। गुरु कहते हैं कि ऐसा समाज, ऐसा स्थान या ऐसा देश, ऐसा नगर जहाँ पर गुण और अवगुण के बीच में अंतर न पता हो, गुण और अवगुण बराबर हो, कोयले और कौवे में अंतर न पता हो, भेद न पता हो, इस समाज में रहना उचित नहीं है। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। लाल रंग का कड़वा फल इंद्रायण और अनार दिखने में भले एक जैसे हैं, परंतु उनके गुण में अंतर है और पहचानने का विवेक मानव में होना चाहिए। यदि मानव में गुण और अवगुण को अलग अलग करना या पहचानने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, तो ये मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। कितना भी अच्छा जगह हो, कितना भी धन धान्य से संपूर्ण नगरी है, परंतु ऐसी स्थिति में यहाँ रहना उचित नहीं है। नारायण दास और महंत जाने के लिए तैयार होते हैं। गोवर्धन दास कहता है कि मैं तो यहीं रुकूंगा, क्योंकि वो आलसी है, वो सोचता है कि आराम से जीवन कटेगा। चौथे अंक में पहुंचते हैं। राजसभा सजी हुई है। राज दरबार में एक व्यक्ति आता है और कहता है, मंत्री हैं संतरी हैं सब राजा की जी हजूरी कर रहे हैं। एक व्यक्ति आता है और कहता है कि कल्लू बनिए की दीवार गिर गई और मेरी बकरी मर गई, इसलिए हे महाराज कल्लू बनिया को सजा दी जाए। कल्लू बनिया को बुलाते हैं राजा कि आओ कल्लू बनिया को लेके आओ। कल्लू बनिया आता है, वो कहता है साहब मेरी क्या गलती है, गलती तो दीवार बनाने वाले कारीगर की है। तो कहते हैं राजा ठीक है कारीगर को बुलाओ, उसको सजा देंगे। कारीगर आता है, वो कहता है साहब चूना बनाने वाले की गलती है, उसने चूने में पानी ज्यादा मिला दिया इसलिए दिक्कत हो गई। चूना बनाने वाला आता है, वो कहता है साहब मेरी गलती नहीं है, भिस्ती ने जो बर्तन बनाया था वही बड़ा बना दिया था तो उसकी गलती है। इस तरह से फिर आगे बढ़ती है बात। एक एक करके कारीगर, चूना बनाने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया सब आते हैं। अंत में कोतवाल साहब को लाया जाता है और कुल मिलाकर बता दिया जाता है कि कोतवाल साहब ही जिम्मेदार हैं इस बकरी के मरने के और दीवार के गिरने से। अब देखिए कितनी विडंबना है। वह कोतवाल जो पूरे समाज को, जो पूरे प्रशासन की व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का काम करता है, उसके ही माथे पर ये समस्या को डाल दिया जाता है और उसको ही मौत की सजा सुना दी जाती है। ये जो मौत की सजा इसको सुनाई गई है, किसको भाई, कोतवाल को जो मौत की सजा सुनाई गई है, ये राजा की मूर्खता का परिचय है। और इसके बाद से चौथे अंक के बाद 5वां अंक आता है। 5वें अंक में गोवर्धन साहब जो हैं, गोवर्धन दास, ये खा पीकर मोटे हो गए हैं। इनको फ्री में खाना मिल रहा था बहुत कम दाम में, खाना पीना सोना यही काम था राजा की। उसके बाद से सारे लोग विवेकहीन हैं, मूर्ख हैं। राजा ने देखा आपने कि किसको सजा सुना दी। राजा के कर्मचारी भी बुरे आचरण वाले हैं, सब तड़क भड़क से रहते हैं, मनचाहा अत्याचार है, पूरी जाति पाति का कोई महत्व नहीं है, गाय और बकरी को एक समान माना जाता है, जो भी सच बोलता है उसको जूते खाने पड़ते हैं, जो झूठा है उसको पदवी मिलती है, उसको पुरस्कार मिलता है, पत्नी और वैश्या को एक समान माना जाता है, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं रह गई है उस समाज में। लेकिन गोवर्धन दास प्रसन्न है क्योंकि गोवर्धन दास को भोजन मिल रहा है। अब क्या होता है कि उसे लगता है कि गुरुजी के साथ नहीं जाकर बहुत अच्छा किया, लेकिन 4 सिपाही उसको आके पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब ये क्यों पकड़ा गया, इसलिए पकड़ा गया क्योंकि जो फांसी का फंदा बनाया गया था वो कोतवाल के गले में फिट नहीं हो रहा था। कोतवाल के गले में क्यों नहीं फिट हो रहा था, इसलिए फिट नहीं हो रहा था क्योंकि कोतवाल साहब जो हैं वो पतले हैं, उनकी गर्दन जो है वो पतली है, जबकि फंदा बन गया है मोटा। अब राजा कहता है कि फंदा भले मोटा बन गया हो मगर किसी न किसी को तो सजा देनी है। न्याय व्यवस्था यही कहती है, न्याय तभी होगा कल्लू बनिए का, जब उसको क्या करेंगे आप,
किसी को सजा दे देंगे, किसी को दे दो, जरूरी नहीं है कि जो तो सोच नहीं देखना है, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसको सजा देना है बस। अब सजा किसको मिलती है भाई? तो सजा मिलेगी किसको? तो सजा मिलेगी गोवर्धन दास को। गोवर्धन दास को सजा मिलने के लिए तैयार होते हैं गोवर्धन दास। 5वां अंक है और इस 5वें अंक में उनको इसलिए पकड़ लिया जाता है क्योंकि वो मोटे हैं और वो कितनी भी दुहाई देते हैं कि भाई मैं मोटा हूं तो क्या इस वजह से मुझे मार दिया जाएगा, क्या इस वजह से मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए कि मैं मोटा हूं या फंदा मेरे में फिट आ रहा है। कुछ नहीं सुना जाता है। 6ठा अंक आता है जो इस नाटक का आखिरी अंक है। 6 अंकों के छोटे से नाटक में पकड़कर इनको ले जाया जाता है फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए। ये बहुत अनुनय विनय करते हैं, कुछ नहीं सुनता है, अपने गुरुजी को सहायता के लिए बुलाते हैं। अंततः गुरुजी आते हैं और गुरुजी आकर कान में कुछ धीरे से बोलते हैं गोवर्धन दास के। फिर गोवर्धन दास, नारायण दास और गुरु तीनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं फांसी चढ़ूंगा, मैं फांसी। गुरु बोलते हैं कि मैं फांसी चढ़ूंगा, नारायण दास बोलता है मैं चढ़ूंगा और गोवर्धन दास बोलते हैं कि वो फांसी पर चढ़ेंगे। अब पूरे अव्यवस्था फैल जाती है, तीनों झगड़ा करने लगते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। कोतवाल जो होता है या जो फांसी के पास जो सरकारी आदमी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो राजा तक खबर पहुंचाते हैं। राजा मूर्ख है, विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, इसका परिणाम, इसका प्रमाण यहीं पर मिलता है। राजा कहता है कि क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? तो बताता है, गुरु जो है वो होशियारी कहते हैं कि ऐसा है राजा कि जो इस समय, यह ऐसा समय है कि जो भी व्यक्ति इस शुभ घड़ी में फांसी के फंदे पर चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, इसलिए हम लोग तीनों लड़ रहे हैं कि कौन स्वर्ग जाए। राजा कहता है कि यदि ऐसी ही बात है तो स्वर्ग जाने का सबसे पहला अधिकारी राजा स्वयं है, इसलिए मैं स्वयं फांसी पर चढ़ूंगा क्योंकि मुझे ही स्वर्ग जाने का पहला अधिकार है, क्योंकि मैं तुम सबका राजा हूं। और अंततः क्या होता है, ये जो मूर्ख राजा है, जो चौपट राजा है, वो स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है और इस नाटक की समाप्ति वहीं पर हो जाती है। इस नाटक के माध्यम से, अंधेर नगरी नामक नाटक के माध्यम से लेखक ने बताया है कि विवेक शून्य राजा के पास तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थीं कि राजा बिल्कुल मूर्ख था और प्रजा के हित में कुछ नहीं सोच रहा है, आम आदमी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, केवल और केवल मूर्खता और विवेकहीनता के आधार पर ही वो निर्णय दे देता है। और इसका परिणाम ये होता है कि अंततः वो स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है और स्वयं उसकी ही मृत्यु हो जाती है। इस नाटक में ये देखिए, इस नाटक को हास्य व्यंग के तरह से लिखा गया था। भारतेंदु ने स्वयं इस नाटक को प्रहसन कहा था। प्रहसन का मतलब होता है हल्का फुल्का, हल्की फुल्की हंसी मजाक। मगर वास्तव में क्या ये प्रहसन है? इसमें, इस नाटक में बहुत ही व्यंग छिपा हुआ है और तीखे व्यंग किए गए हैं समाज के लगभग हर वर्ग पर। और खास तौर पे जो इसमें गीतों का प्रयोग किया गया है, गीतों के माध्यम से ये सारी बातें की गई हैं। गीतों को हम इसमें जब प्रश्न डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे डिटेल में कि गीतों का क्या महत्व है या इसकी प्रासंगिकता क्या है। इसके अलावा ये वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ कहानी क्या है, कथा सार क्या है, इसके लिए बनाई गई थी। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं इस नाटक में, जो लगभग 2 या 3 वीडियोज और आएंगे उसमें क्लियर होंगी। एक वीडियो में 15 मिनट का पहले ही बना चुका था पर उसमें आवाज नहीं आ पाई, इसलिए दोबारा इसको रिकॉर्ड करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। 67th बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए जुड़ना है अगर आपको, तो 9169041691 पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है। सिलेबस के एक एक पॉइंट पर आपको आंसर 65 दिनों में करा दिया जाएगा। उसके साथ ही 2 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी दी जाएंगी, ऑडियो फीडबैक दिया जाएगा, प्लस रिटन फीडबैक दिया जाएगा, प्लस महत्वपूर्ण टॉपिक का ऑडियो लेक्चर भी आप तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश रहेगी कि बिहार स्पेशल बीपीएससी हिंदी साहित्य में जो भी चीज़ें हैं उसको आने वाले दिनों में कंप्लीट कर लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।